एनआईए और ईडी की संयुक्त टीम ने पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की है और 11 राज्यों में उन्होंने छापेमारी करके लगभग 106 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो पीएफआई संगठन से जुड़े हुए थे, जिसके बारे में एनआईए के पास जानकारी थी कि वो टेरर फंडिंग कर रहे थे, देश विरोधी एक अभियान चला रहे थे और गजवाए हिंद नाम का एक उन्होंने आंदोलन छेड़ रखा था, जिसके लिए वो देश में एक सेना को तैयार कर रहे थे और एक धर्म के नाम पर लोगों को ट्रेनिंग देना, हथियारों की ट्रेनिंग चलाने का वो प्रशिक्षण शिविर चला रहे थे। और इस सब के बाद जो एनआईए ने लगातार छापेमारी की, तो ये छापेमारी आपको बता दो जो है इसमें 11 राज्यों में एक साथ देर रात छापेमारी की गई और इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा दिल्ली से हुआ है, क्योंकि दिल्ली के पीएफआई के जो हेड है, जो पीएफआई का जो अध्यक्ष है परवेज अहमद, इसको जब दिल्ली की टीम ने गिरफ्तार किया और परवेज अहमद के दस्तावेजों की जब जांच की, टेलीफोन की जांच की, तो यह पाया है कि दिल्ली का जो परवेज अहमद है, जिस पर टेरर फंडिंग का आरोप है, जिस पर यह आरोप है कि दिल्ली में शाहीन बाग बनाने और दिल्ली का दंगा करवाने में इसी का हाथ है, कृषि आंदोलन में भी आंदोलनकारियों को भड़काने के लिए किस तरह से वहां पर इसने एक प्लानिंग की थी, षड्यंत्र रचा था, इसके भी सबूत हाथ आए हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा चौंकाने वाला एक खुलासा एनआईए के सूत्रों ने किया है कि दिल्ली का ये जो परवेज अहमद है, इसके जब गजेट्स की जांच हुई है तो दिल्ली की ही एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के सांसद का बातचीत का खुलासा और कुछ पैसों के लेन देन का खुलासा हुआ है। अब यह माना जा रहा है कि इस पार्टी के बड़े लीडर को अगले कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में एनआईए गिरफ्त में ले सकती है, क्योंकि यह पहली बार है कि पीएफआई का किसी राजनीतिक दल से एंगल का सामने खुलासा हुआ है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे, सीए के विरोध के कारण से, सीए के विरोध के नाम पर दिल्ली में शाहीन बाग बनाए गए थे और यहां अंकित शर्मा नाम का एक आईबी अफसर था, उसको जिस तरह से बेरहमी से मारा गया, यह सामने आ रहा था कि किस तरह से एक सोच विकसित की गई है लोगों के दिमाग में, देश की सेना के लिए, देश की पुलिस के लिए ऐसी नफरत लोगों के दिमाग में भर दी गई है कि उसको 400 से अधिक बार चाकुओं से गोदा गया। और इसी के बाद जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने दिल्ली दंगों की जांच की, तो यहां ताहिर हुसैन नाम एक सामने आया था और यह पता लगा कि यह ताहिर हुसैन ने संगठित रूप से यह आंदोलन चलाया, इसको फंडिंग की और दंगे कराने में जो सामग्री जुटाई गई थी, यह सब ताहिर हुसैन के द्वारा हुई थी। यह भी आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद था, आज तक वो जेल के अंदर बंद है। अब ये जो पीएफआई है, इसके बारे में आप देखें कि देश के अंदर जहां भी कोई हत्या होती है, कोई दंगा फसाद होता है, कोई भी बवाल होता है, तो उसके पीछे पीएफआई का हाथ आता है। कर्नाटक में हिजाब विवाद हुआ, उस विवाद के पीछे शुरू में ये मान रहे थे कि किन्हीं बच्चियों को लेकर के उनकी धार्मिक आजादी है, उनको हिजाब पहनना है, मुद्दा यहां तक है। लेकिन जब वो केस सोल्व होना शुरू हुआ, जब उसकी एनआईए ने ठीक से जांच की, तो ये पाया कि वो मुद्दा आर्टिफिशियल था, बनाया गया था और पीएफआई का जो स्टूडेंट विंग है उसका बाकायदा इसके पीछे हाथ था। उसने अपने स्टूडेंट विंग को ऐसा बवाल करने का आदेश दिया था, उसके पीछे फंडिंग की थी ताकि इस विवाद को बढ़ाकर पूरे देश में दंगे कराए जा सकें। और इसी के बाद से कोई केस चला तो सुप्रीम कोर्ट तक में जब वो केस आया है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की हम टिप्पणी सुन रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि भाई दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जहां आप पाकिस्तान की बात करते हो तो उनके जजों के बच्चे भी मैंने देखे हैं जो हिजाब तो कम से कम नहीं पहनते। तो कहीं ना कहीं ये चीजें खुलासे हो रही थी और जांच जब सामने आई तो इसमें एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, वो पटना से आया, बिहार से, कि पटना के बिहार में जब वो फुलवारी शरीफ से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो कि युवकों को ट्रेनिंग दे रहे थे हथियार चलाने की, और जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि ये तो एक मिशन पर हैं और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग चल रही है। गजवाए हिंद एक ये अभियान है और इसके तहत उनकी प्लानिंग है कि किस तरह से भारत को फिर से इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। और जैसे 1947 में देश का बंटवारा हुआ,
एक एक राज्य को भारत में कैसे टुकड़ों टुकड़ों में खंडित कर दिया जाए। और इसके लिए एक खुलासा हुआ कि केरल को सबसे पहले यह पीएफआई चाहती है कि उसको इस्लामिक राज्य बना दें, और प्लानिंग के साथ वहां बाकायदा आप देखें कि 15 अगस्त को अपना ये मार्च निकालते हैं, जिसमें जैसे पुलिस होती है, सेना होती है, अपनी वर्दी, स्टार, बैज, ये सब लगा करके अपना मार्च निकालते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं। और इसके बाद से हमने देखा था कि राजस्थान में गहलोत सरकार के निगरानी में इसी तरह का एक मार्च निकला था, और उसके बाद से गहलोत सरकार पर सवाल उठा था कि जिस पीएफआई को देश में बैन करने की बात चल रही हो, उस पीएफआई को गहलोत सरकार क्यों मदद कर रही है। जिस पीएफआई का आतंकवादी कनेक्शन सामने आ रहा हो, जिस पीएफआई का देश विरोधी एक्टिविटी में नाम सामने आ रहा हो, और जिस पीएफआई को लेकर के आपको बता दूं कि इंडिया टुडे ग्रुप का एक स्टिंग हुआ था, और उस स्टिंग में आपको मैं बता दूं कि उसमें अहमद शरीफ, ये अहमद शरीफ पीएफआई का है, उसने उस स्टिंग में बाकायदा इंडिया टुडे के स्टिंग में स्वीकार किया कि पीएफआई का एक सूत्री कार्यक्रम है इस्लामिक स्टेट बनाना। और इस खुलासे के बाद पूरे देश में राष्ट्रभक्तों के अंदर एक आक्रोश था कि पीएफआई को तत्काल बैन किया जाए। अब बैन करने के लिए जो सूत्र हैं, जो एजेंसियां हैं, उनका कहना यह था कि सिमी का एक समय में जब हम देख रहे थे कि वो समाज सेवा के नाम पे ही संगठन बनाया था, लेकिन बाद में पता लगता है कि आतंकवादियों से उनको फंडिंग आ रही है और वो देश विरोधी एक्टिविटी में लगे हैं। एक लंबी जिद्दोजहद के बाद कोर्ट कचहरी सारा प्रूफ, उसके बाद उसको बैन कर पाए, लेकिन उसने नाम बदल दिया, नाम रख दिया पीएफआई। अब उसमें और 2 संगठन जुड़ गए और कुल मिलाकर के उसमें एक राजनीतिक पार्टी भी बना ली, एक स्टूडेंट विंग बना ली। तो इन सबके खिलाफ या तो सबूत जुटाए जाएं, और सबूत जुटाने के लिए समय चाहिए। मेरे जो भी मित्र रोज मीडिया, सोशल मीडिया पर इस बात का सवाल उठाते थे, आखिरकार मोदी जी कर क्या रहे हैं, आखिरकार मोदी सरकार इनको बैन क्यों नहीं करती, तो अब उनको समझ में आ गया होगा। मैं हमेशा कहता था कि एजेंसियां पुख्ता सबूत चाहती हैं ताकि कोर्ट में जब यह केस जाए तो कोर्ट में कहीं ना कहीं इनको राहत ना मिले, क्योंकि हर बार यह होता है कि हमारा जो कानून है देश का, उस कानून के फायदा को उठाकर, कानून में कुछ जो हमारे कमियां रह गई हैं उसके कारण से, सबूतों के अभाव में, कानून की कमी के कारण ये हमेशा छूट जाते हैं और इनको सजा भी ज्यादा नहीं हो पाती। लेकिन अब जो एनआईए ने ये रेड की है, एक साथ 106 लोगों को गिरफ्तार किया और अभी रेड जारी है और गिरफ्तारियां भी होंगी। और इसमें दिल्ली से जिस तरह का खुलासा हुआ है कि एक पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का एक सांसद, उसका नाम पहले भी आ चुका है, दिल्ली दंगों के अंदर भी नाम आया है, और उस समय यह आ रहा था कि जो आप आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन है, इससे कॉल बातें हुई हैं फोन पर, और दंगे के जस्ट पहले कई सारी कॉल हुई हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस सारी दलील को कोर्ट ने दरकिनार कर दिया था और यह कह दिया था कि राजनीतिक दल है, एक पार्षद का अपने सांसद से या अपनी पार्टी के लोगों से बातचीत करना यह तो एक साधारण सी बात है, कोई भी करता है, इसको सबूत नहीं माना गया। अब देखना होगा कि जब एनआईए ने नए सिरे से यह रेड की है, अब जो दिल्ली का पीएफआई का जो अध्यक्ष ये जो पकड़ा गया है परवेज अहमद, इससे क्या ऐसे पुख्ता सबूत मिलते हैं ताकि ये राजनीतिक गठजोड़ किन किन का है, इसका खुलासा होगा। देश में इस एनआईए और ईडी की संयुक्त रेड जो हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इनकी फंडिंग कहां से हुई, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है और इनकी चालें क्या क्या हैं, जो आतंकवादियों से, विदेशों से फंड आ रहा है, किस सोर्स से आया और भारत के अंदर कौन कौन लोग हैं जो इनके मदद में लगे हुए हैं। अब राजनीतिक एंगल सामने खुलकर आ रहा है, लेकिन अभी सूत्रों ने नाम का खुलासा नहीं किया है। वो कहते हैं कि नाम का खुलासा हम पुख्ता सबूत मिलने के बाद पूरा करेंगे और गिरफ्तारी से आप सबको पता लग ही जाना है। लेकिन यह एक गंभीर बात है कि देश विरोधी अभियान कोई लोग चला रहे हैं, इसको इस्लामिक स्टेट बनाने की बात मानकर, और यहां ट्रेनिंग दी जा रही है हथियारों के चलाने की, फंडिंग की जा रही है, किस तरह की प्लानिंग की जा रही है कि देश का माहौल खराब करने के लिए
छात्रों का इस्तेमाल करें। हिजाब विवाद हमने देखा किस तरह का आर्टिफिशियल विवाद बना दिया गया। और इस तरह से आपको बता दें, ये एक ही नहीं, ये पीएफआई के अनेक जो उन्होंने नाम बनाया, इसमें एक राजनीतिक दल बना दिया जिसका नाम रखा एसडीपीआई। अब ये राजनीतिक पार्टी बना ली, चुनाव भी लड़ेंगे और कल को चंदा भी लेंगे और कहेंगे साहब राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी को चंदा कोई दे सकता है। तो ये चंदा लेने के नाम पर इसी तरह जो छात्र विंग इन्होंने बनाया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इसी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने बाकायदा ये सारा हिजाब जो मुद्दा था इसमें रोल प्ले किया था और छात्राओं को हमने देखा था किस तरह से आंदोलन हुआ था और पीएफआई के लोगों ने उस छात्रा को सम्मानित करना, पैसे, फंडिंग और केस लड़ना, इस सारे मामले में भूमिका निभाई थी। इसी तरह एक संगठन है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, यह भी पीएफआई से अटैच है और इसमें मस्जिदों के इमामों को जोड़ा गया है, लेकिन इसी में भी यह कहा जा रहा है कि इस तरह की एक्टिविटी होती है। दूसरा है रिहाब इंडिया फाउंडेशन, यह भी एनजीओ के नाम पर देश में काम करता है, लोगों से चंदा जुटाता है और विदेशों तक से चंदा एनजीओ के नाम पर लेते हैं, लेकिन देश के अंदर ये देश विरोधी एक्टिविटी में इस पैसे का खर्च होता है, ये ऐसा एनआईए के सूत्रों ने कहा है। इसी तरह एक और संगठन है पीएफआई से अटैच, यह है HCHRO। और इस तरह से जो ये संगठन हैं, ये सब जो है ये यहां काम कर रहे हैं और इसमें ये जो अब खुलासा हुआ है, इसमें जल्द ही एनआईए के सूत्रों का कहना है कि देश के अंदर कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और दिल्ली के जिस तरह से सांसद का नाम आया है एक बड़ी पार्टी के, यह अपने आप में एक चौंकाने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का कहना है कि हमने तो पहले ही कहा था कि पीएफआई जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से हिंदुओं की हत्याएं देश में हो रही है, यह कोई भारत के मुसलमानों की सोच नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई आतंकवादी संगठन काम कर रहा है। तो आज वो बात सच होती साबित दिखाई दे रही है। वंदे मातरम।